तो बात है जुलाई 2024 की। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट करने लगभग हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आते हैं और ये प्रोटेस्ट वहाँ की तब की सरकार और तब की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के खिलाफ होते हैं। इन प्रोटेस्ट के बहुत सारे अलग अलग कारण थे, लेकिन इसमें से एक बड़ा मुद्दा ये भी था कि बांग्लादेश की आज़ादी में जिन जिन क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया था उनके परिवार को सॉर्ट ऑफ रिजर्वेशन देना। अब प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों का कहना ये था कि अगर सारी नौकरियां उन सबको दे दी जाएंगी तो फिर हमारा क्या होगा। तो ये सारे प्रोटेस्ट बहुत लार्ज स्केल पर होते हैं और वहाँ की तब की शेख हसीना की सरकार इन प्रोटेस्ट से डील करने में एकदम नाकामयाब रहती है और 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना अपने प्राइम मिनिस्टर पद से रिजाइन करके दिल्ली चली आती। उधर बांग्लादेश में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो चुका था, गवर्नमेंट डिसॉल्व हो चुकी थी और पूरे देश में बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी। तो उस टाइम पर वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो इंस्टीट्यूशंस थे, उन सब ने मिलकर ही डिसाइड किया कि जब तक बांग्लादेश में जनरल इलेक्शंस हो नहीं जाते तब तक एक केयर टेकर गवर्नमेंट बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करेगी। और साथ ही साथ ये भी डिसाइड हुआ कि मोहम्मद यूनुस, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं और साथ ही साथ पहले बांग्लादेशी हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है, वो गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर बनाए जाएंगे। अच्छा, ये सारे प्रोटेस्ट जब जुलाई 2024 में चल रहे होते हैं, उसी टाइम एक स्टूडेंट लीडर का चेहरा सामने आता है जिसने इन प्रोटेस्ट में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई होती है। नाम था शरीफ उस्मान हादी। उस्मान हादी ढाका यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस का एक लेक्चरर था। साथ ही साथ वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी था जो कि शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग का कट्टर विरोधी था और यही कारण था कि उसने 2024 के प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना नई दिल्ली चली आती हैं और इसके बाद उस्मान हादी एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन करता है जिसका नाम है इनकलाब मोर्चा। अब यहाँ पर एक बात जानना बहुत जरूरी है, ये जो उस्मान हादी था ये और इसका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके कई सारे स्टेटमेंट से ये प्रूव होता है कि ये लोग एंटी इंडिया सोच रखते थे। ये चीज कई सारे एविडेंसेस से प्रूव भी की जा सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल, उस्मान हादी ने अपने फेसबुक पेज पर इंडिया का एक डिस्टॉर्टेड मैप भी पोस्ट किया था जिसमें उसने इंडिया की जो 7 सिस्टर्स थी उनको बांग्लादेश में मिलाकर एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात की थी। इसके अलावा उसने इंडिया का शेख हसीना को पनाह देने का कई बार विरोध भी किया था। बट उस्मान हादी बहुत जल्दी बांग्लादेशियों की नजरों में उठ चुका था। लोग उसका सपोर्ट करने लगे थे और सपोर्ट इस कदर कि बांग्लादेश की केयर टेकर गवर्नमेंट को कई बार अपने डिसीजंस को सिर्फ और सिर्फ उस्मान हादी की वजह से वापस लेना पड़ा। इस कदर उसकी फैन फॉलोइंग थी। फॉर एग्जाम्पल, शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी गई थी, लेकिन उस्मान हादी के विरोध करने पर यूनुस गवर्नमेंट को, यानी कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसको अपना ये डिसीजन वापस लेना पड़ा और यहाँ तक कि बाद में आवामी लीग को चुनाव लड़ने से बैन कर दिया गया। खैर, उस्मान हादी किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं था, ना ही उसने कोई चुनाव लड़ा था, बट बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण उस्मान हादी ने 11 दिसंबर 2025 को ये अनाउंस किया कि वो ढाका 8 कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ेगा और वो भी निर्दलीय। और इसी दिन बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन ये नोटिफाई करता है कि आने वाले 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में जनरल इलेक्शंस करवाए जाएंगे। यानी यूनुस गवर्नमेंट का टाइम खत्म, वहाँ के मिनिस्टर सब रिजाइन कर देंगे और जो जनरल इलेक्शंस में जो पार्टी जीत के आएगी वो अपनी सरकार बनाएगी और उनके मिनिस्टर सरकार चलाएंगे। बट ये अनाउंसमेंट होने के अगले दिन यानी 12 दिसंबर 2025 को लगभग दोपहर के 2:30 बजे ढाका के पल्टन एरिया में एक इलेक्ट्रिक रिक्शा पे ट्रेवल करते टाइम उस्मान हादी को 2 बाइक सवार सीधा सर में गोली मारते हैं। उसे तुरंत ढाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया जाता है और लगभग 3 दिन उसका वहीं इलाज चलता है। बट 15 दिसंबर को हादी की हालत बहुत नाजुक हो जाती है, जिसके कारण उसे सिंगापुर एयरलिफ्ट किया जाता है। अब इधर बांग्लादेश में इसके बाद इंडिया के खिलाफ बहुत ज्यादा जहर उगला जाने लगता है। बहुत सारे एंटी इंडिया नारे लगाए जाने लगते हैं और ये इल्जाम लगाया जाने लगता है कि इंडिया ने ही हादी पर हमला करवाया था। यहाँ तक कि चित्तागोंग में इंडियन एम्बेसी के बाहर लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे धरना देने लगते हैं और बहुत ज्यादा तोड़फोड़ भी मचाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली 18 दिसंबर को सिंगापुर से एक खबर आती है कि उस्मान हादी को बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। और इसके बाद आता है उस्मान के भाई उमर हादी का स्टेटमेंट, और वो ये कि हादी की मौत किसी और ने नहीं बल्कि यूनुस गवर्नमेंट ने करवाई है। वजह सिंपल सी कि बांग्लादेश में फिर से उथल पुथल शुरू हो और ये जनरल इलेक्शंस ना हो पाए और यूनुस गवर्नमेंट सत्ता में बनी रहे। बट इट वॉज नॉट द मोस्ट ग्रूसम स्टोरी। 18 दिसंबर को ही हादी के मौत की खबर सिंगापुर से बांग्लादेश आती है और इधर बांग्लादेश में इस बात से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। लोगों में अलग ही लेवल का एक आक्रोश आ जाता है और इसके बाद बांग्लादेश में कुछ ऐसा होता है जो कि सबके रोंगटे खड़े कर देता है और जिससे इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है। दीपू चंद्र दास एक 27 साल का शख्स था, एक बांग्लादेशी हिंदू जो कि बांग्लादेश के मायमनसिंह डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। पायनियर नेट कंपोजिट फैक्ट्री नाम की एक
कपड़े की फैक्ट्री में दीपू एक सुपरवाइजर के तौर पे काम किया करता था और वहाँ के लोगों ने ये बताया कि घर से काम पर जाना और काम से वापस घर चले जाना उसका बस यही रूटीन था। तो 18 दिसंबर को भी हर दिन की तरह दीपू चंद्र दास अपने काम के सिलसिले में फैक्ट्री आता है और सुबह से काम करने के बाद एक ब्रेक होता है और वो फैक्ट्री के बाहर चाय की दुकान पर चाय पीने चला जाता है। तो उसी समय उसके साथ चाय की दुकान पर कई सारे बांग्लादेशी मुस्लिम्स थे, कई सारे बांग्लादेशी हिंदू भी खड़े थे। तो होता क्या है कि वहाँ पे बैठे हुए लोग एक चर्चा शुरू करते हैं और वहाँ पर खड़े कुछ मुस्लिम्स ये कहते हैं कि फ्राइडे की जो जुम्मे की नमाज वाला दिन रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि उस दिन सारे पाप मिट जाते हैं। तो इसी पर दीपू ये कहता है कि क्या इस बात का कोई लॉजिक है या फिर बस एक अंधविश्वास है। इस पर वहाँ पे खड़े मुस्लिम्स ये रिप्लाई करते हैं कि क्या तुम्हारे धर्म में ऐसा कोई अंधविश्वास है या फिर तुम्हारे धर्म में सब लॉजिक बेस्ड ही है। तो इस पर दीपू कहता है कि हर धर्म में कोई ना कोई अंधविश्वास रहता ही है और मुझे वैसे तो इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। बस चर्चा यहीं तक होती है, ख़त्म हो जाती है और दीपू वापस से फैक्ट्री के अंदर अपना काम करने चला जाता है। बट दुकान पर बैठे कुछ मुस्लिम्स ये कहते हैं कि ये तो हमारे धर्म के खिलाफ बोल गया और कुछ लोग इस पर मिर्च मसाला लगाते हैं और कहते हैं कि ये तो ईश निंदा कर गया, यानी अल्लाह के खिलाफ और उनके लास्ट मैसेंजर के खिलाफ बोल गया। तो अब धीरे धीरे माहौल गर्म होने लगता है। एक तो हादी की मौत की खबर उसी दिन बांग्लादेश पहुंची थी। लोगों में पहले से ही बहुत गुस्सा, बहुत आक्रोश था। तो जब ये झूठी खबर फैलाई जाती है कि दीपू ने ऐसा कहकर इस्लाम धर्म की निंदा की है तो फैक्ट्री के बाहर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। अब उधर दीपू फैक्ट्री के अंदर और बाहर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती है। तो अब ये खबर फैक्ट्री के मैनेजर आलमगीर हुसैन तक पहुंचती है और बाहर भीड़ का कहना यह था कि दीपू को जल्दी से जल्दी नौकरी से निकाला जाए वरना हम उसे देख लेंगे। तो अब मैनेजर पर प्रेशर पड़ता है और मैनेजर दीपू से तुरंत रिजाइन करने को कहता है। दीपू कहता है कि वो रिजाइन क्यों करे। और रही बात चर्चा की तो दीपू का कहना यह था कि वो बस एक नॉर्मल चर्चा थी और उस चर्चा में उसने किसी भी धर्म की निंदा नहीं की। इतने में जब ये सब फैक्ट्री में चल रहा होता है तो बाहर खड़ी भीड़ में गुस्सा बढ़ता ही जाता है। वो बार बार मैनेजर से ये मांग कर रहे होते हैं कि दीपू को उन्हें सौंप दिया जाए। अब होता क्या है कि मैनेजर दीपू को वहाँ की जो पुलिस है या फिर जो रैपिड एक्शन बटालियन आरएबी है उन्हें सौंपने के बजाय या फिर उन्हें एटलीस्ट इन्फॉर्म करने के बजाय फैक्ट्री का गेट खोल देता है। इसके बाद भीड़ अंदर आती है, दीपू को बाहर ले जाती है और फिर उसे बुरी तरह से मारा जाता है। वो बार बार ये कहता रहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उसे बस फंसाया जा रहा है, उसने किसी भी धर्म की निंदा नहीं की। लेकिन कोई भी उसकी एक नहीं सुनता है। सब बस उसे लात घूंसों से जानवरों की तरह मारते रहते हैं और तब तक मारते रहते हैं जब तक वो मर नहीं जाता। इसके बाद उसके अधमरे शरीर को एक पेड़ से लटकाते हैं और फिर उसे आग लगा देते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब वहां पर खड़े लोग इस पूरे इंसिडेंट का वीडियो बनाते रहते हैं, सब तरह तरह के नारे लगाते रहते हैं और कोई भी इस चीज का विरोध नहीं करता। और अभी दीपू का शरीर पूरी तरह से जला भी नहीं था कि वो सारी भीड़ दीपू की लाश को हाईवे पर छोड़ देते हैं। तो जब मामला रैपिड एक्शन बटालियन के पास पहुंचता है तो उनका कहना यह था कि उन्हें इस पूरे इंसिडेंट की कोई जानकारी ही नहीं मिली और अगर मिल भी जाती तो फैक्ट्री के मैनेजर ने बहुत पहले ही दीपू को भीड़ के हवाले कर दिया था। वो चाहकर भी दीपू को नहीं बचा पाते। अब आई डोंट नो कि ये सब स्टेटमेंट्स देखकर आरएबी अपनी गलती छुपा रही है या फिर इसमें जरा सी भी कोई सच्चाई भी है। इसके अलावा एक बात पर गौर करें तो ये जो बांग्लादेश की केयरटेकर गवर्नमेंट है इसको इस टाइम दीपू चंद्र दास के केस से कोई मतलब ही नहीं है। इसका सारा फोकस बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत से जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुई है उनसे डील करना है। हालांकि वहाँ की पुलिस ने कुछ लोगों को इंक्लूडिंग फैक्ट्री मैनेजर को गिरफ्तार किया है बट ये सिर्फ फॉर्मेलिटी सी लगती है क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें साफ पता चल रहा है, सबके चेहरे साफ साफ दिख रहे हैं कि कौन कौन इस इंसिडेंट के लिए जिम्मेदार है। बट उनमें से किसी एक की भी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है और ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि यूनुस गवर्नमेंट का पूरा फोकस उस्मान हादी के केस पर है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उस्मान हादी के भाई उमार का जो स्टेटमेंट है उसके कारण बांग्लादेश में लोग उनके खिलाफ जाएं और बाद में उनके हाथ से सत्ता भी चली जाए। अच्छा एक चीज और, वहाँ की जो पुलिस है उसने हादी की हत्या का आरोप फैजल करीम मसूद नाम के आदमी पर लगाया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि फैजल करीम मेघालय के रास्ते इंडिया भाग गया। बट 1 जनवरी 2026 को फैजल का एक वीडियो रिलीज होता है जिसमें वो बताता है कि उसने हादी की मौत नहीं की है और वो इस टाइम दुबई में है। हालांकि अब तक ये नहीं पता चल पाया कि उस्मान हादी की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है और यूनुस गवर्नमेंट का पूरा फोकस अपनी सत्ता बचाने पर है और शायद इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। बट मेन चीज ये है कि इस सब के बीच दीपू चंद्र दास का केस पूरी तरह से खोसा गया है। इस केस का अभी तक कोई भी जस्टिस नहीं हो पाया है और शायद होगा भी या नहीं कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पिछले कई साल से बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हुआ है। कभी उनके मंदिर तोड़े जाते हैं तो कभी उन पर अत्याचार किया जाता है पर शायद किसी को भी इंसाफ नहीं मिल पाता। इसके अलावा इस इंसिडेंट से लेकर अभी तक बांग्लादेश में कई सारे हिंदुओं की हत्या कर दी गई है और उन सब का इंसाफ अभी बकाया है। अब अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और जितना हो पाए इसे शेयर करिएगा और साथ ही साथ द इल्लीगल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए।